आज हम लोग आपकी कक्षा 11 में कविवर बिहारी जी द्वारा रचित भक्ति एवं श्रृंगार के 11वें पद्यांश का या यूं कहें कि 11वें दोहे का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य और इस दोहे पर आधारित आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी हल करना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस दोहे में जितने भी शब्द आए हुए हैं पहले हम लोग इन सभी शब्दों का सरल अर्थ जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या को सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस दोहे में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। करी, करी को हम लोग बदल के कहेंगे कर दी है। करी को हम लोग कहेंगे कर दी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिरह, देखिए बिरह सरल है, इसका प्रयोग हमको ऐसे ही करना है, लेकिन थोड़ा सा बिरह का क्या मतलब होता है ये जान लेते हैं। तो देखिए बिरह का मतलब होता है कि जब कोई नायक अपनी नायिका से दूर होता है, या यूं कहें कि जब कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से दूर होता है तो उस समय नायिका की या प्रेमिका की जो स्थिति होती है, उसे जो दुख मिलता है, जो कष्ट होता है, उसे बिरह कहते हैं। ठीक है, वैसे हमें इसका प्रयोग ऐसे ही करना है। ऐसी सरल है, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा बदल के बोलेंगे ऐसी दशा, ऐसी दशा। ठीक है। तऊ, तऊ माने तब भी या फिर भी, दोनों होता है, कोई एक लेके व्याख्या कर लीजिए। गैल, देखिए गैल माने रास्ता या पीछा, दोनों होता है, आप दोनों से व्याख्या कर सकते हैं, कोई एक ले लीजिए जो आपको अच्छा लगे। तो मैं पीछा वाला ही लेकर के व्याख्या करूँगा। ठीक है। न, न माने नहीं, न माने नहीं। छाड़तु, देखिए छाड़तु का मतलब यहाँ पर है छोड़ना, छाड़तु माने छोड़ना। नीचु, देखिए नीचु माने नीच, एक गाली होती है हम लोग कहते हैं, तो नीचु माने नीच। दीनहे हूँ, देखिए दीनहे हूँ का मतलब देने पर या लगाने पर, देने पर या लगाने पर। क्या देने लगाने पर? चश्मा, चश्मा यानी कि चश्मा। ठीक है। चखनु, चखनु माने नेत्रों में या आँखों में, दोनों होता है, कोई एक लेके व्याख्या कर लीजिए। चाहे, चाहे मतलब चाहता है या चाहती है, जैसा हमारा वाक्य मांगेगा। ठीक है। लह, देखिए लह के भी यहाँ पे दो अर्थ हैं। लह का पहला अर्थ आप लगा सकते हैं पहचानना, या दूसरा अर्थ लगा सकते हैं देखना। ठीक है, और दोनों में से कोई एक लेके आप व्याख्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। न माने नहीं, न माने नहीं। मीचू, मीचू का मतलब यहाँ पर है मृत्यु, मृत्यु। ठीक है, तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हो गया। अब हम लोगों को इस दोहे की व्याख्या सीखनी है, लेकिन इसकी व्याख्या को सीखने से पहले हम लोग थोड़ा सा संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी व्याख्या करते हैं, क्योंकि संदर्भ और प्रसंग से भी प्रश्न बन जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिख लेते हैं। तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। यदि आप कला वर्ग के विद्यार्थी हैं तब आप हिंदी लिखिएगा, लेकिन यदि आप विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं तब आप हिंदी मत लिखिएगा, तब आप लिखिएगा सामान्य हिंदी के काव्य खंड में संकलित भक्ति एवं श्रृंगार शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता कविवर बिहारी जी हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसका प्रसंग लिख लेते हैं। तो आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत दोहे में नायिका की एक सखी नायिका के ऊपर विरह के पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कर रही है। पूर्ण विराम लगा देंगे
और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोगों को इस दोहे की व्याख्या सीखनी है। तो देखिए, एक बार मैं इस दोहे की व्याख्या आपको साधारण तरीके से बता देता हूँ। आप सुन लीजिए कि आखिर इस दोहे में है क्या। उसके बाद जब हम लोग दोबारा एक एक शब्दों का प्रयोग करके फिर से इसकी व्याख्या को सीखेंगे तो आपको सब कुछ बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग साधारण तरीके से जान लेते हैं कि आखिर इस दोहे में है क्या। तो देखिए, इस दोहे में है क्या कि जो नायिका है उसकी एक सखी नायिका के ऊपर विरह के पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन नायक से कर रही है। कैसे कर रही है वही इस दोहे में दिया गया है। तो अब आप थोड़ा सा दोहे को देखिए। तो जो नायिका की एक सखी है वो नायक से कहती है कि विरह ने नायिका की ऐसी दशा कर दी है कि वह अत्यंत दुर्बल हो गई है, वह अत्यंत पतली हो गई है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि दुर्बल के लिए कौन सा शब्द आया है दोहे में। तो देखिए, दुर्बल के लिए दोहे में कोई शब्द नहीं आया है, लेकिन जब हम लोग नीचे की लाइन की व्याख्या करते हैं तो इसकी जो व्याख्या होती है वो ये होती है कि मृत्यु अपनी आँखों पर चश्मा लगाकर नायिका को देखना चाहती है, लेकिन नायिका को देख नहीं पाती है। तो नायिका को क्यों नहीं देख पाती है? तो इसका यही अर्थ है कि नायिका बहुत ही दुर्बल हो गई है, बहुत ही पतली हो गई है, इसीलिए मैंने इस शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, तो चलिए फिर से एक बार से देखिए। तो देखिए, मैंने कहा कि नायिका की एक सखी कहती है कि विरह ने नायिका की ऐसी दशा कर दी है कि मृत्यु भी अपनी आँखों पर चश्मा लगाकर नायिका को देखना चाहती है, किंतु नायिका को देख नहीं पाती है। तब भी जो नीच विरह है वो नायिका का पीछा नहीं छोड़ता है। देखिए, यही इसकी व्याख्या है। इसी को अच्छे से वाक्य बना के हम लोगों को लिखना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग फिर से एक एक शब्दों का प्रयोग करके इसकी व्याख्या को सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत दोहे में नायिका की एक सखी नायक से नायिका के ऊपर पड़ने वाले विरह के प्रभाव का वर्णन करती हुई कहती है कि, अब दोहे पर आ जाइए। कहती है कि विरह ने नायिका की, इतना अपने से जोड़िए, नायिका की ऐसी दशा कर दी है कि, अब भाव के अनुसार आपको फिर अपने से जोड़ना है, कर दी है कि वह अत्यंत दुर्बल हो गई है, वह इतनी दुर्बल हो गई है कि, फिर लाइन पर आ जाइए, वह इतनी दुर्बल हो गई है कि मृत्यु अपनी आँखों पर, चखन अपनी आँखों पर, मृत्यु अपनी आँखों पर चश्मा लगाकर उसे देखना चाहती है, उसे देखना चाहती है, किंतु देख नहीं पाती है। लहना, देख नहीं पाती है, या आप कह सकते हैं पहचान नहीं पाती है। फिर भी देख नहीं पाती है, फिर भी नीच विरह नायिका का पीछा, गैल माने पीछा, नायिका का पीछा नहीं छोड़ रहा है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए एक बार बिना रुके हुए मैं तेज़ी से आपको इसकी व्याख्या बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत दोहे में नायिका की एक सखी नायक से नायिका के ऊपर पड़ने वाले विरह के प्रभाव का वर्णन करती हुई
कहती है कि, अब लाइन पर आ जाइए, कहती है कि विरह ने नायिका की ऐसी दशा कर दी है कि वह अत्यंत दुर्बल हो गई है। वह इतनी दुर्बल हो गई है कि मृत्यु अपनी आँखों पर चश्मा लगाकर देखना चाहती है, किंतु उसे देख नहीं पा रही है। तब भी या फिर भी तब भी नीच विरह नायिका का पीछा नहीं छोड़ रहा है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। देखिए, जैसे मैंने बताया है ऐसे ही मैंने लिखा भी है, वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तो देखिए, आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत दोहे में नायिका की एक सखी नायक से नायिका के ऊपर पड़ने वाले विरह के प्रभाव का वर्णन करती हुई कहती है कि, इतना मैंने अपने से जोड़ा है, ठीक है। अब आगे व्याख्या है। कहती है कि विरह ने नायिका की ऐसी दशा कर दी है कि वह अत्यंत दुर्बल हो गई है। वह इतनी दुर्बल हो गई है कि मृत्यु अपनी आँखों पर चश्मा लगाकर उसे देखना चाहती है, किंतु देख नहीं पा रही है। फिर भी यह नीच विरह उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा इसका काव्य सौंदर्य भी देख लेते हैं। तो देखिए, यदि रस की बात की जाए तो इसमें वियोग श्रृंगार रस है, छंद ये दोहा है, और यदि अलंकार की बात करें तो इसमें अनुप्रास और अतिशयोक्ति ये दो मुख्य अलंकार है। ये नहीं है, ये गलती से लिखा गया है, ये दो मुख्य अलंकार हैं। कहाँ पर है, चलिए हम लोग थोड़ा सा पद्यांश पर चल करके देखते हैं। तो देखिए, जब यहाँ पर चाहे लह देखते हैं तो यहाँ पे लास्ट में ह वर्ण है, यहाँ भी लास्ट में ह वर्ण है, तो हम यहाँ पर अनुप्रास कह सकते हैं। जैसे चश्मा चखन में यहाँ भी च है, यहाँ भी च है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। हाँ, अनुप्रास अलंकार है। और देखिए, अब इसी लाइन में अतिशयोक्ति अलंकार भी है, क्योंकि यहाँ पर कवि बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं कि नायिका इतनी दुबली पतली हो गई है कि मृत्यु उसे चश्मा लगाकर भी नहीं देख पा रही है, नहीं पहचान पा रही है। तो अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यदि हम लोग भाषा की बात करें तो भाषा इसकी ब्रज है, शैली इसकी मुक्तक है, गुण इसमें माधुर्य है और शब्द शक्ति इसमें व्यंजना है। चलिए, अब हम लोग इस दोहे पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कौन चश्मा लगाकर नायिका को पहचान नहीं पाती और क्यों? बहुत ही सरल है। देखिए, आप लिखेंगे, कौन की जगह लिख देंगे नायिका, मृत्यु कौन की जगह लिखेंगे मृत्यु चश्मा लगा कर भी नायिका को पहचान नहीं पाती है, क्योंकि वह विरह में अत्यंत दुर्बल हो गई है, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में कौन कौन सा अलंकार है? तो मैंने बताया है कि अनुप्रास है, अतिशयोक्ति है, ठीक है। तीसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो भाई, मैंने पूरी व्याख्या आपको बताई है। आपने दोहे में देखा था नीचे की लाइन में अंडरलाइन थी, आप उसकी व्याख्या कर दीजिएगा। अगला है, विरह के कारण नायिका की स्थिति कैसी हो गई है? तो विरह के कारण नायिका अत्यंत दुर्बल हो गई है, ठीक है, और कुछ नहीं। अगला, प्रस्तुत दोहे की का प्रसंग लिखिए। तो प्रसंग तो मैंने बताया है, आप प्रसंग लिख दीजिएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।